सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा, बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स का आधुनिक काव्य की इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य को इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 मोटे मोटे भागों में विभक्त कर रखा है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। आधुनिक काल 1850 ईस्वी के आसपास के काल को कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति का जो पहला 1857 की क्रांति हुई, पहला प्रयास, उसके बाद हमारे देश में तेज़ी से कुछ परिस्थितियां बदली, जिससे आधुनिक काल का जन्म हुआ। आधुनिक काल के साहित्य को लिखा जाने लगा। वे परिस्थितियां क्या थीं और किस प्रकार उनके अंदर उन्होंने प्रभावित किया हमारे हिंदी साहित्य के निर्माण के परिवेश को, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक परिस्थितियों की। आधुनिक काल का आरंभ संवत 1900 या 1850 ईस्वी के आसपास से माना जाता है। यह वह समय था जब अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। अंग्रेजों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक नीतियां लोगों को खफा कर रही थी। अंग्रेज डलहौजी की लेप्स की नीति और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ने साम्राज्यवादी नीति को उजागर कर दिया था। वे किसी न किसी तरह से देशी रियासतों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देना चाहते थे। अतः 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बज गया। अंग्रेजों ने लेकिन दमन चक्र चलाकर इस क्रांति को दबा दिया, लेकिन भारतीयों के जो असंतोष था उनके भारतीयों के मन में, उसको वो शांत नहीं कर पाए। इस क्रांति के बाद भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध क्रमशः संगठित होते गए और इसी बीच 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आरंभ में भले ही कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के सहयोग से और अंग्रेजों के सहयोग के लिए ही की गई थी, किंतु धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलने लगा। धीरे धीरे राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस पर अपना अधिकार जमा लिया। आरंभ में कांग्रेस प्रार्थना के माध्यम से छोटे छोटे सुधारों की मांग करती थी, किंतु बाद में उसने भारतीयों के मूलभूत अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया और इसके लिए वो दबाव की नीति भी बनाने लगी। बाद में एक ऐसा समय भी आया जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कर डाली। गांधी जी के आगमन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया मोड़ आया। उनके द्वारा चलाए गए चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने पूरे भारत में देशभक्ति की धारा बहा दी। एक तरफ जहां कांग्रेस के उदारवादी अपनी विनम्र नीतियों से स्वराज्य प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, वीरेंद्र घोष, सावरकर बंधु, चापेकर बंधु व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्त क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेजों की नाक में दम कर रहे थे। जहां एक तरफ अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन से पूरे देश में एकजुटता के अनेक उदाहरण मिलते हैं, वहीं
अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण सांप्रदायिक खाई भी बढ़ती जा रही थी, जिसके भयंकर परिणाम भारत की स्वतंत्रता के समय हुए, जिसमें हमने न केवल भारत की अखंडता को खो दिया बल्कि मानवता के उन मूल्यों को भी खो दिया जिस पर हम गर्व किया करते थे। इस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों में आधुनिक साहित्य का रचा जाना प्रारंभ हुआ। इन परिस्थितियों ने देश को एक राजनीतिक दुष्चक्र में डाल रखा था। जब राजनीतिक दुष्चक्र में कोई देश पड़ता है तो उसके जो निवासी होते हैं, उन निवासियों में चूंकि साहित्यकार भी होते हैं, चित्रकार भी होते हैं, तो समस्त प्रकार की कलाएं और साहित्य इस दुष्चक्र के साथ साथ आगे बढ़ते हुए उसका प्रभाव अपने में लिए हुए उनका प्रभाव अपने में लिए हुए रचना में आबद्ध होते हैं। कैसे? जब हम इस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के आसपास के हिंदी साहित्य के जो साहित्यकारों की रचनाएं हैं उनको देखते हैं तो लगता है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चले जात यही अति ख्वारी। ये कह करके साहित्यकारों ने यह समझाने का प्रयास किया कि हाँ, आपकी राज्य बहुत अच्छा है, थोड़ी सी दिक्कत ये है कि विदेश में धन चला जाता है। यानी कि ठकुर सुहाती बात कह करके और अंग्रेजों की खुशामद करके और उनसे अपने अधिकारों की मांग करने का प्रयास करना, यह उस समय की परिस्थितियाँ भी थी और उस समय की ये साहित्यिक जो प्रवृत्ति भी बनती जा रही थी। दूसरी हम पढ़ेंगे आर्थिक परिस्थितियाँ। आर्थिक परिस्थितियों में भारत में इंग्लैंड सरकार की आर्थिक नीतियाँ शोषणकारी थीं। उनका मुख्य उद्देश्य था भारत के आर्थिक संसाधनों का अधिकतम दोहन। वे यहाँ से कच्चा माल सस्ते दामों में इंग्लैंड ले जा रहे थे और वहाँ पर तैयार माल भारत में महंगे दामों में बेच रहे थे। इस प्रतिस्पर्धा के सामने भारतीय उद्योग धंधे टिक नहीं पाए। परिणाम स्वरूप भारतीय कारीगर बेकार हो गए, रोजगार की तलाश में शहरों की ओर भागे, शहरों में जनसंख्या बढ़ने लगी। भारतीय किसान, मजदूर, व्यापारी, कारीगर आदि सभी अंग्रेजों की इसी शोषण व्यवस्था के शिकार होने लगे। अतः सभी संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होने लगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। खादी का प्रचार इसी आर्थिक शोषण के विरोध का एक रूप था। तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ। अंग्रेजी शासन और उसकी नीतियों का प्रभाव भारत की सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों पर भी पड़ रहा था। इस युग में दोनों तरफ से समाज सुधार और धार्मिक सुधार की बात होने लगी। एक तरफ भारतीय समाज सुधारक समाज द्वारा और धर्म सुधार की अलग जगा रहे थे और दूसरी ओर अंग्रेज सरकार भी भारत की रूढ़िवादी परंपराओं को अवैध घोषित करने पर आमादा थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा, कन्या वध जैसी सामाजिक बुराइयों को अवैध घोषित कर दिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम घोषित किया गया। दूसरी तरफ भारतीय समाज सुधारक भी इस दिशा में अग्रसर थे। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानाडे आदि ने भारतीय समाज और धर्म की रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। महात्मा ज्योतिबा फुले ने दलित उद्धार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया और महिला विद्यालयों की स्थापना की। यह उस समय की बात है जब महिलाओं के लिए घर की दहलीज को पार करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती था। लोगों ने माता ज्योतिबा फुले का मजाक उड़ाया, उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए। इसके बावजूद उन्होंने नारी शिक्षा के मुद्दे को इतनी प्रमुखता से उठाया कि आने वाले समय में सभी भारतीय नेताओं व समाज सुधारकों को इसे स्वीकार करना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयास दलितों, वंचितों, पीड़ितों और उपेक्षितों को शोषण मुक्त कराने और समान अधिकार दिलाने के लिए रहा
हिंदू धर्म की बुराइयों के विरुद्ध बड़ी बेबाकी से आवाज़ें उठने लगी। समाज और धर्म के क्षेत्र में हुए इन परिवर्तनों का प्रभाव साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था। स्वाभाविक रूप से भारतीय जो साहित्य उस समय लिखा जा रहा था, खास तौर से हिंदी साहित्य, वो निश्चित रूप से समाज सुधार की प्रेरणा से लिखा जा रहा था। और जो राजनीतिक और आर्थिक के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थी, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव उस समय के साहित्य पर, हर समय के साहित्य पर पड़ता ही है। और यह भी एक अपवाद नहीं था, उस समय के साहित्य पर भी पड़ा। साहित्यिक परिस्थितियाँ। आधुनिक युग का साहित्य बदलते युग का साहित्य है। इसी युग के आरंभ में जहाँ समाज सुधार, धर्म सुधार और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण मुद्दे थे, बाद में यह मुद्दा व्यक्ति की समस्याओं पर केंद्रित होने लगा। आधुनिक युग का साहित्य आम आदमी का साहित्य बन गया। अब साहित्य का मुख्य उद्देश्य राजाओं के गुणगान और राज दरबार की शोभा का वर्णन करना नहीं, बल्कि समाज की यथास्थिति का वर्णन करना बन गया। भारतेंदु युग जहाँ पुनर्जागरण और देश प्रेम की भावनाओं को लेकर आया, वहीं द्विवेदी युग में इन भावनाओं के साथ साथ भाषागत शुद्धता पर बल दिया जाने लगा। छायावाद मनुष्य के अंतर्मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने लगा और प्रगतिवाद, साम्यवाद विचारधारा के साथ साथ लिखा गया, जिसमें मजदूरों, दलितों और किसानों की बात कही गई। प्रयोगवाद और नई कविता, कला व शिल्प क्षेत्रों में एक नवीन परिवर्तन लेकर आई। इस युग में उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, रिपोर्टाज, रेखाचित्र आदि गद्य विधाओं का आविर्भाव हुआ। यही कारण है कि इस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। अंत में हम देख लेते हैं निष्कर्ष रूप में। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आधुनिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बन गई, जिन्होंने रीतिकाल से भिन्न एक नए साहित्य का मार्ग प्रशस्त किया। यही कारण है कि आधुनिक काल का साहित्य श्रृंगार, भक्ति व कुलीन वर्ग के विषयों से हटकर आम आदमी की समस्याओं, इच्छाओं, दुखों व उसके अंतर्मन की दुविधाओं का वर्णन करने लगा। हमने जाना कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था वह मूल रूप से विभिन्न साधनाओं का काल था। भक्ति काल में ये साधनाएं जो थी वो धर्म का विषय बन करके और सभी प्रकार के जो सामाजिक रीति रिवाज थे उनमें छा गई। रीति काल में एक विशेष वर्ग के राजाओं ने अपने अधीनस्थ कवियों को साथ रखा और उनके द्वारा काव्य लिखवाया, जबकि आधुनिक काल ने इन सभी जो रीति रिवाज थे पुराने, उनको तोड़ा और आधुनिक काल का कवि, आधुनिक परिवेश का कवि एकदम नए परिवेश में लिखने लगा, जिसमें विषय क्षेत्र भी बदला, जिसमें राजा रानी कहानियों की बजाय अब आम आदमी की कहानी से कविता के विषय जुड़ने लगे, जिसमें स्वतंत्रता की बात भी होने लगी। धन्यवाद।